हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के इतिहास के अंदर हम एक नए वंश से हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे दोस्तों कछवाहा वंश, यानी कि जो आमेर के जो कछवाहा वंश है उसकी हम बात करने वाले हैं। इससे पहले वाले जो वीडियो में दोस्तों हमने जो चौहान वंश की सभी शाखाएं हैं उनको हमने पूरा कवर किया है। यानी कि हमने जो पहली चौहान वंश की शाखा, यानी कि अजमेर की चौहान वंश की शाखा, और लास्ट जो कोटा की जो चौहान वंश की शाखा है उसको हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कछवाहा वंश, जो आमेर का कछवाहा वंश है उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें 2 से 3 वीडियो अपलोड होंगे दोस्तों। तो आप मेरे साथ बने रहिए और टिकी स्टडी क्लासेस की चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ज़्यादा समय खराब ना करते सीधे ही हम टॉपिक पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, कछवाहा वंश देखिएगा। जो कछवाहा वंश है ये कहाँ का वंश है? आमेर का, यानी कि 12वीं से लेकर 20वीं शताब्दी तक का ये इसका टाइम पीरियड था। तो इसको देख लेते हैं। देखिएगा, जो कछवा है, इस कछवा शब्द का अर्थ होता है क्या है दोस्तों? देखिएगा, कछवाहा वंश के शासक जो भगवान राम के बड़े पुत्र, यानी कि जो कुश है, यानी कि लव कुश थे ना, उसमें जो कुश के वंशज थे, कुश से आगे जाकर कुशवा बना है। ठीक है, और कुशवा से ही ये शब्द अपभ्रंश होकर, यानी कि अपभ्रंश, यानी कि कुशवा का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश होकर क्या हुआ? कछवाहा बना है, कछवाहा शब्द बना है। तो ठीक है, देखिएगा, एक बूंदी के जो एक कवि थे, यानी कि सूर्यमल मिश्रण, और सूर्यमल मिश्रण के अनुसार क्या बात होती है? देखिएगा, कूर्म वंशीय शासकों से संबंधित होने के कारण उन्हें कछवा कहा गया है। यानी कि जो कूर्म वंशीय शासक थे, उन कूर्म वंशीय शासकों के कारण ही, यानी कि उनका क्या वंश पड़ा है? कछवा वंश पड़ा है। यानी कि कूर्म यानी कि कछवा शब्द का एक क्या है? ये पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, कुर्म नामक राजा, एक कुर्म नामक राजा भगवान राम के वंशज थे, इसीलिए उनका वंश क्या पड़ा? कछवाहा वंश। तो देखिएगा दोस्तों, ये भगवान राम के जो वंशज हैं, यानी कि जो उनके बड़े पुत्र कुश के वंशज हैं, इसलिए उनको उनका जो नाम है कछवाहा पड़ा है। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं, एक और इतिहासकार है, एक गौरी शंकर ओझा। उन्होंने कछवा इसलिए मानते हैं, कैसे मानते हैं? कि कछवाहा नाम का एक मूल पुरुष जिसने इस राजवंश को आरंभ किया, और कछवाहा के शासक आरंभ से ही चौहान वंश के सामंत थे। आपको पता है, जो कछवाहा वंश के जो शासक हैं, जो किसके सामंत थे? चौहान वंश के सामंत थे। उनके यहाँ अधिकारी के रूप में क्या करते थे दोस्तों? ये काम करते थे। तो दोस्तों, ये तो हमने थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया लिया कछवा वंश की, यानी कि ये शब्द कहाँ से आया, इसका अर्थ क्या होता है, और कौन कौन से राइटर ने इसके बारे में कुछ क्या क्या बातें बताई है। अब हम कछवा वंश के शासकों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दुल्हे राय। इसको धौल राय भी बोलते हैं और इसको तेजकर्ण भी बोलते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड था वो 1137 का माना जाता है। देखिएगा, कछवा वंश के जो संस्थापक कहा जाता है उनको दुल्हे राय, धौल राय या तेजकर्ण को। और उन्होंने कछवा वंश की स्थापना 1137 में वो करते हैं। देखिएगा, तेजकर ने ढूंढान क्षेत्र में कछवाहा राजवंश को प्रारंभ किया। ढूंढान यानी कि जयपुर वाला जो क्षेत्र है उसको ढूंढान, दौसा जयपुर को ढूंढान कहा गया है। बाद में ढूंढान क्षेत्र का नामकरण किस में हुआ? रामगढ़ के अंदर होता है। यानी कि जो आपको पता है, जो आज वर्तमान में जमुआ रामगढ़ है, उसका नामकरण होता है रामगढ़ के रूप में होता है। ठीक है, जब उन्होंने ढूंढान क्षेत्र में इस राजवंश का प्रारंभ किया, किसने? तेजकर्ण ने। जब ढूंढान वंश में यानी कि कछवाहा वंश की स्थापना करता, उस वक्त वहाँ के मूल जो निवासी बड़ गुजरों को पराजित करके उन्होंने ये कछवाहा वंश की नींव डाली थी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बड़ गुजर है, आपको याद रखना है, कहाँ? रामगढ़ में। ठीक है, बाद में ढूंढान क्षेत्र की राजधानी दौसा को बनाया जाता है। यानी कि जो ढूंढान क्षेत्र की राजधानी दौसा को बनाया जाता है, फिर बाद में बनाया जाता है किसको? जो आमेर को बनाया जाता है। ठीक है, तो ढूंढान की राजधानी सबसे पहले कौन सी थी? दौसा, यानी कि तेजगढ़ ने बनाया, और फिर बाद दूसरी राजधानी बनती है आपकी जो आमेर, जिसको कौटिल्य देव ने बनाया था। तो वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो बाद में ढूंढान की राजधानी दौसा बनाया, अर्थात अपने इस राजवंश की राजधानी दौसा को मानते थे कौन? कछवाहा वंश के शासक। ठीक है, जो रामगढ़ को आज वर्तमान में जमवा रामगढ़ कहा गया है, और जमवा रामगढ़ के मूल जो मीणा जाति के लोगों को उन्होंने पराजित किया था। तो आपको पता है कि जो
जम्मू और रामगढ़ में जो मीणा जाति थी, इसी मीणा जाति को पराजित करके जम्मू और रामगढ़ पर अपना राज्य स्थापित किया दुलेराय तेजगढ़ ने। ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, इसमें क्या बातें हैं देखिएगा। तेजगढ़ ने जम्मू और रामगढ़ में ही अपनी कुल देवी, यानी कि जम्मू और रामगढ़ है जिसको पहले रामगढ़ कहा गया है और आज वर्तमान में जम्मू और रामगढ़ कहा गया है। ठीक है। आज ये तहसील के रूप में दोस्तों। ठीक है। तो तेजगढ़ ने जम्मू और रामगढ़ में ही अपनी कुल देवी एक जमुआई माता या जमुआई माता को ही अन्नपूर्णा माता भी कहा गया है। तो इस मंदिर का निर्माण करवाता है कौन? तेजगढ़ ने। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जमुआई माता का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? जम्मू और रामगढ़ में, यानी तेजगढ़ के द्वारा, और उसी को अन्नपूर्णा माता भी कहा जाता है। तो ये तो हमने बात की जो दुलेराय यानी धोलराय तेजगढ़ है उसके बारे में। अब इसके बाद में उसके उत्तराधिकारी बनते हैं कोकिल देव है, और उनका जो टाइम पीरियड था दोस्तों 1207 ईस्वी तक वो शासन करते हैं, और अपने जो ढूंढान की राजधानी कहाँ बनाते हैं? आमेर को बनाते हैं। तो इसको सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है। तो जो कछवा वंश की दूसरी राजधानी क्या होती है? आमेर, और पहली राजधानी दौसा। ओके। देखिए, दुलेराय के पश्चात उसके उत्तराधिकारी कौकिलदेव हुए, और कौकिलदेव ने 1207 ईस्वी में यहाँ की मीणा जनजाति से आमेर को छीन लेता है, और कौकिलदेव ने आमेर की जो कछवा की राजधानी बनाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, कछवा वंश की पहली राजधानी दौसा किसके द्वारा? तेजगढ़ के द्वारा, जिसको दुलेराय भी कहा गया है। और दोस्त कछवा वंश की दूसरी राजधानी आमेर जो किसके द्वारा बनाई जाती है? कोकिल देव के द्वारा बनाई जाती है। इसके बाद बस इस जो शासक है इसके बारे में इतना ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। अब सबसे इम्पोर्टेंट शासक आता है जो पृथ्वी जो राज है कछवा है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज कछवा मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा का सामंत था, यानी कि उनके अधीन ये काम करता था, और उनका ये अधीनस्थ अधिकारी भी था। और जब राणा सांगा के विरुद्ध, आपको पता है, मुगल सम्राट बाबर ने यानी 1527 में जो खानवा का जो युद्ध होता है, उस खानवा का युद्ध के अंदर आपको पता है रूपावास तहसील थी भरतपुर में, ये खानवा का युद्ध होता है। तो पृथ्वीराज कछवा ने किसका साथ दिया? यानी कि राणा सांगा का साथ दिया। ठीक है। तो पृथ्वीराज ने के समय में ही जो जयपुर की गलताजी है, जिसको हम मंकी वैली बोलते हैं, गलताजी नामक स्थान पर एक अलग ही एक संप्रदाय की स्थापना करते हैं, और वो संप्रदाय रामानुज संप्रदाय है। ठीक है। तो पृथ्वीराज कछवा ने जयपुर के अंदर गलताजी में एक रामानुज संप्रदाय की स्थापना की जाती है। ठीक है। तो उस समय रामानुज संप्रदाय के जो फाउंडर थे, ठीक है, वो कौन थे? कृष्णदास पियाहारी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। आगे हम इसकी कलम संस्कृति में बात करेंगे दोस्तों इनके बारे में, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा, और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है। उस समय रामानुज संप्रदाय के फाउंडर कृष्णदास पियारी थे। उसी समय से जयपुर का गलताजी क्षेत्र रामानुज संप्रदाय की महत्वपूर्ण जो पीठ के रूप में प्रसिद्ध होता है। ठीक है। तो ये ध्यान देगा, रामानुज संप्रदाय की ये पीठ है कहाँ पे? आपने जो गलताजी है, जिसको मंकी वैली कहते हैं, जयपुर में ही है। पृथ्वीराज कछवा ने के देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे कि जो पृथ्वीराज कछवा है उसके 12 पुत्र थे, और उन्होंने अपने जो साम्राज्य के 12 पुत्रों के अंदर उसने बांट दिया था, इसीलिए इन 12 क्षेत्रों को 12 कोटड़ी कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो 12 कोटड़ी, यानी कि जब पृथ्वीराज कछवा ने अपने 12 पुत्रों के अंदर से पूरे साम्राज्य को विभाजित कर दिया, बांट दिया, तो उनको 12 क्षेत्रों को 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों भारमल की बात करते हैं। देखिएगा, पृथ्वीराज कछवा के बाद में शासक बनते हैं भारमल, और भारमल का जो आमेर का जो शासक बनते हैं, तो उनका जो टाइम पीरियड था 1547 से 1573 के अंदर, और दिल्ली के अंदर जो मुगल सम्राट था वो अकबर था। ठीक है। तो बाबर और अकबर की हम चर्चा करेंगे, दोनों के मध्य जो रिलेशनशिप है उसको हम देखेंगे। ठीक है। देखते हैं। पृथ्वीराज कछवा के बाद उनके उत्तराधिकारी हुए राजा भारमल, जिन्होंने 1547 से 1573 ईस्वी तक उसने शासन किया। इनके समय में मुगल सम्राट अकबर थे, यानी कि दिल्ली सल्तनत पर अकबर का शासन था, और मुगल सम्राट अकबर से मित्रता की संधि सबसे पहले राजस्थान के राजपूतों में भारमल
के द्वारा ही की जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अकबर की से सबसे पहले जो अधीनता स्वीकार करने वाले शासक थे राजा भारमल थे, यानी कि कछवा वंश के शासक थे आमेर के, और उन्होंने ही पहले जो अकबर से अधीनता स्वीकार की, ठीक है, और मित्रता स्वीकार की, ठीक है। तो राजा भारमल और अकबर की मुलाकात, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो राजा भारमल है और जो मुगल सम्राट अकबर है, इन दोनों की सबसे पहले मुलाकात किसके द्वारा की जाती है और कब की जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, 1556 के अंदर इसकी मुलाकात होती है अकबर से, यानी किसकी, राजा भारमल और इन दोनों के मध्य जो मुलाकात कराने वाले जो व्यक्ति थे वो मजनू खां थे। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मजनू खां के द्वारा ही भारमल अकबर से मिलते हैं 1556 में और मित्रता कर लेते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, राजा भारमल की जो दूसरी मुलाकात है अकबर से, किसके द्वारा करवाई जाती है? 1562 ईस्वी में सांगानेर क्षेत्र में चगताई खां के द्वारा करवाई जाती है। ध्यान दीजिए, ये पहली और दूसरी मुलाकात की आप याद रखिएगा। 1556 में जो राजा भारमल है इसकी मुलाकात अकबर से होती है मजनू खां के द्वारा, और दूसरी जो मुलाकात होती है दोस्तों ये अपने सांगानेर जयपुर के अंदर होती है चगताई खां के द्वारा 1562 में होती है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये डेटा, आप इसको याद रखिएगा। ओके, हम बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, राजा भारमल ने सांगानेर में अकबर की मित्रता और अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, और बाद में भारमल अपने आमेर और अकबर के महत्वपूर्ण संबंधों को मजबूत बनाने के लिए जो अपनी पुत्री थी, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, उस अपनी जो पुत्री थी उसका नाम है जोधाबाई, ठीक है, हरकाबाई और मरियम उस्मानी का विवाह 1562 में सांगानेर क्षेत्र में अकबर के साथ कर देता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, 1562 में सांगानेर क्षेत्र में अपनी पुत्री का विवाह भारमल ने जोधाबाई, यानी अपनी पुत्री जोधाबाई, हरकाबाई भी कहते हैं और मरियम उस्मानी भी इसको कहते हैं, तो अकबर के साथ उसका विवाह कर देता है। तो दोनों के मध्य ये जो संबंध थे, मित्रता के संबंध थे, वो रिलेशनशिप में बदल जाते और मजबूत संबंध हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। जोधाबाई को लेकर राजस्थान के इतिहासकारों में काफ़ी विवाद हुआ है, देखिएगा, यानी कि जोधाबाई है, जोधाबाई को लेकर जो राजस्थान की जो इतिहासकार है उन सभी में जो मतभेद होता है कि जोधाबाई नाम है, उपाधि है। दोस्तों, अपन जो अपने राजस्थान की किताबों में जोधाबाई उपाधि भी है और नाम भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो जोधाबाई किसी का नाम था या उपाधि? तो राजस्थान के इतिहासकारों में में भी स्रोतों में ये प्राप्त हुआ है कि ये दोनों ही प्रकार के उल्लेख मिलते हैं, यानी कि उपाधि भी मिलती है और नाम भी मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये याद रखना है, यानी कि नाम भी है और उपाधि भी है। बड़ी पत्नी को राजस्थान में जोधा बाई की उपाधि दी जाती, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। जो बड़ी पत्नी होती थी तो उस पत्नी को जोधाबाई की उपाधि से नवाजा जाता था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए, राजा भारमल के कहने पर ही राजस्थान के अन्य राजाओं से मित्र बनाने के लिए अकबर ने 1570 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, नागौर दरबार लगवाते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, नागौर दरबार 1570 में लगता है। लेकिन दोस्तों, ये जो नागौर दरबार था, नागौर दरबार में राजस्थान के सभी राजपूतों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर ली, लेकिन दो ही ऐसे शासक थे जिन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। एक तो मारवाड़ के राजा राव चंद्रसेन और मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप है, इनके द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसी कारण आपको पता है कि हल्दी घाटी का 1576 में युद्ध होता है, इसी रीजन को लेकर होता है। और अकबर ने काफ़ी प्रयास भी किया अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए महाराणा प्रताप को, और अपने 4 जो शिष्टमंडल है, दूत है, उनको भेजा जाता है, ठीक है। तो ये हम आगे बात करेंगे। देखिएगा, भारमल के पास पश्चात दोस्तों उसके जो पुत्र हैं भगवंत दास आमेर के शासक बनते हैं, और उनका जो टाइम पीरियड था दोस्तों 1573 से 1589 के अंदर होता है, यानी कि 1573 से 1589 में ये शासक बनते हैं। तो इनकी हम बात करें तो दोस्तों देखिएगा, भारमल का पुत्र भगवंत दास आमेर का शासक बना, जिसने 1573 से लेकर 1589 तक वो शासक बनते हैं। अकबर ने भारमल को अपने नवरत्नों में स्थान दिया। देखिएगा, 2 नवरत्न है अकबर के, उसमें भारमल का भी नाम आता है, यानी कि ये भी नवरत्नों की श्रेणी में ही आता था। जब अकबर का महाराणा प्रताप के मध्य 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता, तब महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने अपने 4 जो दूत थे, शिष्टमंडल थे, उनमें तीसरा जो स्थान था वो भारमल का ही होता है, क्योंकि भारमल ही तीसरी बार अकबर को समझाने के लिए जाते हैं, यानी कि अधीनता स्वीकार करवाने के लिए जाते हैं अकबर की। तो उनका जो प्रयास है वो भी असफल रहता है दोस्तों, ठीक है।
देखिए भगवान दास ने अपनी पुत्री जो मानबाई है, देखिएगा हरकाबाई तो किसकी, भारमल की है, और भगवान दास की जो पुत्री है मानबाई, और इस मानबाई का जो विवाह है अकबर के जो पुत्र सलीम थे, इसको बाद में जहांगीर कहा गया, उसके साथ विवाह कर देता है। कौन, ये भगवान दास अपनी पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम यानी कि जहांगीर के साथ कर देता है। ठीक है, देखिए आगे जाकर इस विवाह को खुसरो, यानी इस विवाह से फिर दोनों के मध्य दोनों 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 के पुत्र होता है, एक खुसरो जिसको वर्तमान में, सॉरी, इसके बाद में जो खुसरो को क्या कहा गया है, शाहजहाँ का, यानी शाहजहाँ मानबाई का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ठीक है, किंतु आगे जाकर मानबाई के साथ जहांगीर ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, इस कारण जो मानबाई थी, मानबाई ने आत्महत्या कर लेती है। ठीक है दोस्तों, इस कारण मुगलों और राजपूतों के मध्य, फिर जब उन मानबाई ने आत्महत्या कर ली, तो मुगलों और राजपूतों के मध्य एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और तनाव आगे जाके एक युद्ध में कन्वर्ट हो जाता है। देखिएगा, भगवान दास की मृत्यु लाहौर में 1589 में होती है, जब वह अकबर के आदेश पर एक सैन्य अभियान का नेतृत्व करते हैं। तो दोस्तों ध्यान देखिए, 1589 के अंदर लाहौर के अंदर भगवान दास की मृत्यु हो जाती है, और भगवान दास की मृत्यु होने के बाद में आमेर का शासक कौन बनता है, मान सिंह बनता है दोस्तों। तो अगला शासक कौन होगा, मान सिंह, और उनका टाइम पीरियड 1589 से 1614 तक है, यानी कि 1589 से लेकर 1614 ईस्वी तक वो शासक रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। भगवान दास की मृत्यु 1589 में लाहौर के पश्चात उसके पुत्र मान सिंह शासक बने, जिन्होंने 1589 से लेकर 1614 ईस्वी तक आमेर का शासन किया। ठीक है, मानसिंह की सेवा में मानसिंह मुगलों की सेवा करने वाला सबसे बड़े अधिकारी थे। ठीक है, कहने का मतलब है मानसिंह मुगलों की सेवा में रहता है, और कहा जाता है कि ये 52 साल तक मुगलों की सेवा में रहते हैं, और आगे जाकर फिर उनको 7,000 मनसब का मनसब देते हैं, यानी रैंक दी जाती है। इसलिए कहा गया है कि जो मानसिंह मुगलों की सेवा करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी होता है दोस्तों। ठीक है, तो मानसिंह ने मुगलों के यहाँ 52 साल तक सेवा की, क्योंकि जब भारमल ने मुगल सम्राट अकबर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे, तब से ही स्थापित किए, तभी 1562 में भगवान दास और मान सिंह दोनों को मुगल सम्राट अकबर की सेवा में भेजा गया था, और 1562 से लेकर 1514 तक कुल 52 वर्षों तक सबसे लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाले सेनापति मान सिंह होते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, मान सिंह का जो जन्म है अपने जो जयपुर है, यानी कि जो पिंक सिटी है, पिंक सिटी में एक स्थान है, यानी कि मौजमाबाद है, मौजमाबाद के अंदर 1550 ईस्वी में मान सिंह का जन्म होता। तो याद रखिएगा, मौजमाबाद जयपुर में था। ठीक है, 1550 ईस्वी में मान सिंह का जन्म होता है। मान सिंह इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे कि अकबर ने बाद में इनको अपने नवरत्नों में भी शामिल कर लिया जाता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी याद रखिएगा, नवरत्नों में भी मान सिंह शामिल रहते हैं। जब अकबर का युद्ध महाराणा प्रताप यानी कि हल्दी घाटी का 1576 में होता है, हल्दी घाटी का, ठीक है, राजसमंद के अंदर, तो राजसमंद और उदयपुर की जो बॉर्डर शेम होते हैं, वहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में। तब महाराणा प्रताप की को समझाने के लिए 4 जो दूत मंडल भेजे गए थे, उनमें दूसरा दूत था वो मानसिंह था, और मानसिंह महाराणा प्रताप के पास जाते हैं और अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए उनको कहते हैं। तो इनका प्रयास भी क्या असफल होता है दोस्तों। ठीक है, इसी के कारण फिर क्या होता है दोस्तों, आपको पता है, फिर युद्ध तो संभव था, यानी कि फिर बाद में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ठीक है, इसका कोई परिणाम नहीं निकलता है दोस्तों। यद्यपि मानसिंह महाराणा प्रताप को समझा नहीं सका, इसलिए अकबर कुछ समय के लिए मानसिंह से क्या हो जाता है दोस्तों, नाराज हो जाता है। ठीक है, और बाद में अंतिम रूप से अकबर का प्रताप से जो युद्ध होता है हल्दी घाटी का, तब अकबर की सेना का जो नेतृत्व है, यानी कि सेनापति के रूप में मान सिंह ही मोर्चा संभालते हैं दोस्तों। ठीक है, मान सिंह 12 वर्ष की आयु में ही 1556 ईस्वी में मुगलों की सेवा में आ गए हैं, तब आ गए थे। तब अकबर ने मान सिंह को लालन पालन का पूरा ध्यान रखा, और अकबर ने अपने दत्तक पुत्र की उसको उपाधि, यानी कि दत्तक पुत्र यानी कि उसको फर्जंद की उपाधि देता है कौन, मान सिंह, और अपना पुत्र मानता है दोस्तों। ठीक है, तो फर्जंद का अर्थ होता है दोस्तों प्रिय पुत्र। बाद में मान सिंह बड़े होते अकबर के प्रथम श्रेणी के सेनापति बने, तब मान सिंह को
क्या 7,000 का मनसब प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, दो ही ऐसे शासक जिनको 7,000 का मनसब प्रदान किया जाता है, तो वो दो कौन कौन, एक तो मान सिंह और एक मिर्जा अजीज कोका, उसको भी 7,000 का मनसब प्रदान किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, इतिहास में दो ही ऐसे व्यक्ति थे जिनका जो मनसब बहुत उच्च था, उच्च श्रेणी का था। एक तो मान सिंह 7,000 श्रेणी का था और एक मिर्जा अजीज कोका है, उनका भी 7,000 श्रेणी का मनसब था। ठीक है, देखिए दोस्तों, मनसब होता है एक रैंक होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये फर्स्ट श्रेणी की रैंक थी। ठीक है, मनसब अधिकारियों का रैंक यानी पद हुआ करता था। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी दोस्तों, तो ये अकबर के द्वारा की जाती है। बाद में मानसिंह का महत्व बढ़ने लगा, तब अकबर ने मानसिंह को विभिन्न क्षेत्रों में मुगल यानी कि गवर्नर ने सूबेदार नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ नियुक्त करते हैं, तो ये देखिएगा, 1585 में मानसिंह को अकबर ने काबुल का सूबेदार नियुक्त किया और 1587 में दोस्तों मानसिंह को बिहार का सूबेदार भी नियुक्त करता है अकबर के द्वारा। बाद में मानसिंह अपने नाम से ही एक मानपुर नगर बसाता है, कहाँ, बिहार के अंदर। ठीक है, 1592 ईस्वी में मानसिंह को उड़ीसा का गवर्नर बनाया जाता है। इसके पश्चात 1592 ही बंगाल का भी गवर्नर बनाया जाता है, क्योंकि मानसिंह की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ठीक है, एक पावरफुल सेनापति बन गया था, इसीलिए उसको सूबेदारी दी गई थी। ठीक है, अकबर ने बंगाल में ही मानसिंह ने अकबर की स्मृति में अकबर नगर बसाया। वहीं बंगाल में एक स्थानीय राजा केसर को पराजित किया और केसर को पराजित करके वहां से एक मूर्ति लाया और आमेर में लाकर उस मूर्ति को शील माता यानी कि शीतला माता के रूप में स्थापित करवाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मानसिंह जब मुगल सेना के रूप में केंद्रित एशिया में गया था, तब उसने वहां से एक ब्लू पोट्री नामक कला को प्राप्त किया, जो पर्शिया से लाहौर आई थी और लाहौर में मानसिंह इसे अपने आमेर में लेके आया था। तो ब्लू पोट्री का लाने का श्रेय भी आमेर को है और वो पर्शिया से लेके आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और कुछ बातें करें तो देखिएगा, आप इसको संयुक्त रूप से देख लेते हैं कि मानसिंह सूबेदार कहाँ कहाँ बनते हैं। देखिए दोस्तों, काबुल के अंदर जो मानसिंह बनते हैं 1585 में सूबेदार, बिहार में बनते हैं 1587 में, उड़ीसा में 1592 और बंगाल में भी 1592 बनते हैं दोस्तों। ठीक है, इस कला में, कौन सी कला, ब्लू पोट्री में चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की एक चित्रकारी की जाती है, बड़ी सुंदर होती है दोस्तों, तो उसको ब्लू पोट्री कहते हैं। आगे जाकर आमेर में मानसिंह द्वितीय राजा बने, तब ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास होता है। देखिएगा, मानसिंह तो लाते हैं यहाँ पे आमेर में, और जो मानसिंह सेकंड था उन्होंने इस ब्लू पोट्री का बहुत ज़्यादा डेवलप करता है, इसीलिए मानसिंह सेकंड का काल एक राजस्थान के अंदर गोल्डन एज यानी कि स्वर्ण काल माना जाता है, जो ब्लू पोट्री को बहुत ही ज़्यादा डेवलप करते हैं। ठीक है, और इस ब्लू पोट्री का संबंध अगर देखें, देखिएगा, कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के संबंध में उनको पद्म श्री जो अवार्ड है वो भी दिया गया था। ठीक है, कृपाल सिंह के बारे में। मान सिंह ने अकबर की मृत्यु के पश्चात अकबर के पुत्र जहांगीर के समय में भी सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो मान सिंह अकबर और जहांगीर के समकालीन भी रहे हैं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। बाद में जहांगीर ने मान सिंह को दक्षिण भारत अहमदाबाद राज्य के प्रति एक सैनिक अभियान के तहत भेजते हैं, जो बाद में 1614 ईस्वी के अंदर, ये आप ध्यान दीजिए डेटा, 1614 ईस्वी में जो अहमदाबाद में एक इलिचपुर है, इलिचपुर नगर में ही जो मानसिंह की 1614 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो मानसिंह के दरबार में महान कवि एक पुंडरीक विठल तथा एक जो राम मुरारीदास रहते थे, तो पुंडरीक विठल ने एक ग्रंथ लिखा राग चंद्रोदय, और जो राम मुरारीदास है उन्होंने मान चरित्र ग्रंथ लिखा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया आपका कछवा वंश में हमने बात कर ली है, जो दुल्हेराय तेजगढ़ के बारे में हमने बात की, काकिल देव के बारे में, पृथ्वीराज कछवाहा के बारे में, मानसिंह के बारे में, भारमल के बारे में और भगवंत दास के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों, अपने जो टीकी स्टडी क्लासेस है इस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते हैं। फिर हम कल पढ़ते हैं, जो शेष जो कछवा वंश के शासक रहेंगे उनको हम कल कवर करते हैं। तो कल तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।